Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing very well for your NORCET mains preparation. So आज हम basically today's part 2 of MCQ practice session. So आज हम बात करने वाले हैं न्यू MCQ के बारे में. तब तक मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अच्छे से जो भी आपने पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो और बहुत सारा MCQ सॉल्व करो. जहाँ पे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे डेली टेस्ट दो, डेली एनालाइज करो और उसको जो भी गलती हो रही है उसको कम करने की कोशिश करो और बस लगे रहो. जैसे नॉर्सेट प्री क्लियर हो गया, नॉर्सेट मेंस भी क्लियर हो जाएगा, बस आपको लगे रहना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम IUCD 380 कॉपर टी वुड बी इफेक्टिव फॉर. मतलब आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि दिस टॉपिक जो हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाला जो टॉपिक है जिसमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ईच एंड एवरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कहीं से भी एक MCQ आ ही जाता है. ठीक है, सो उन्होंने बोला है कॉपर टी जो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने. कॉपर टी जो है मतलब नॉर्सेट मेंस में ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपको डिफिकल्टी पूछेंगे, सारा का सारा ऐसे ही लाइक सिनेरियो या प्रायोरिटी ही होगा. कुछ इस तरीके का MCQ आता है, डायरेक्टली भी आता है. ठीक है ना, मतलब काइंड ऑफ प्री की तरह ही आप समझ लो, क्योंकि प्री में भी अब सिनेरियो प्रायोरिटी पूछने लगे हैं. बस यही है कि इसमें पूरा नर्सिंग पार्ट रहेगा, आपको कुछ नॉन नर्सिंग पार्ट नहीं रहेगा, बल्कि अच्छा ही है आपके लिए. ठीक है ना. सो कॉपर टी कितने सालों के लिए इफेक्टिव होता है? ऑफ कोर्स दिस इज फॉर 10 ईयर, है ना. बाकी मैंने उसमें सारा आपको बता रखा है, तो प्लीज आपको एक बार गो थ्रू आउट हो जाना. ठीक है, अगर नहीं पता है तो. Next question, which one of the following is considered a reliable indicator for assessing the adequacy of fluid resuscitation in a 3-year-old child who suffered partial and full thickness burns to 25% of her body? Is it urine output, edema, हाइपरटेंशन और बल्जिंग फंटनल? तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो हमारे बर्न्स के पेशेंट होते हैं उसमें हमें फ्लूइड जो हम रिससिटेट करते हैं, जो हम फ्लूइड देते हैं, तो हमें क्लिनिकली हमें असेस करना होता है एडिक्वेसी कि वो बेटर है कि नहीं है. फ्लूइड रिससिटेशन जो पेशेंट को मिल रहा है वो अकॉर्डिंग टू सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हमें क्लिनिकली हमें असेस करना है. तो क्लिनिकली हम कैसे असेस करते हैं? बाय यूरिन आउटपुट एंड कैपिलरी रिफिल टाइम. यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? 1 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए इन अ चाइल्ड में. ठीक है ना. सो इस तरीके से हम असेस करते हैं. सो आंसर क्या होगा? यूरिन आउटपुट. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेरेंट टोल्ड द पब्लिक हेल्थ नर्स दैट हर 6-year-old सन हैज बीन टेकिंग टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, क्या ले रही है वो? टेट्रासाइक्लिन ले रही है फॉर अ क्रोनिक स्किन कंडीशन. ठीक है, क्रोनिक स्किन कंडीशन है, मतलब इन्फेक्शन है, उसके लिए टेट्रासाइक्लिन ले रही है. द पेरेंट आस्क्ड इफ दिस कुड कॉज एनी प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड, व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट? ठीक है, सो आप सबको पता है टेट्रासाइक्लिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तो है ही है टेट्रासाइक्लिन, जिसमें कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं? हमारे होते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, मतलब जितने भी साइक्लिन वाले ड्रग्स हैं, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया हमारा, टीजीसाइक्लिन हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया? मीनोसाइक्लिन हो गया. ये सारे हमारे टेट्रासाइक्लिन में इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, सो ये जो ड्रग्स है ना, ये बेसिकली क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, है ना. सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट नहीं होगा बैक्टीरिया में, सो वो डाई हो जाएंगे. ठीक है ना. एंड दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एंड ऑल्सो ये बच्चों में क्या करता है कि जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम को बाइंड करता है, बाइंड टू कैल्शियम को बाइंड करता है, एंड जो कैल्शियम को बाइंड करेगा, एंड जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ एंड बोन्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से और क्या होता है कि टीथ में क्या होगा? येलो ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन होता है, और वो परमानेंट होता है. क्या होता है? वो परमानेंट होता है. परमानेंट येलो ब्राउन डिस्कलरेशन होता है. ठीक है ना, ब्राउन डिस्कलरेशन होता है. प्लस जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है ना, बोन जो ग्रोथ होता है उसको भी इनहिबिट करता है ना. स्लो डाउन बोन ग्रोथ, है ना, बोन ग्रोथ को भी स्लो डाउन करता है. सो इसलिए जो लेस देन 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं ना, लेस देन 8 ईयर्स एंड ऑल्सो द प्रेग्नेंट वुमेन में टेट्रासाइक्लिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है. ठीक है ना. सो आंसर उन्होंने क्वेश्चन क्या क्या बोला है? गिविंग टेट्रासाइक्लिन टू अ चाइल्ड यंगर देन 8 ईयर्स मे कॉज परमानेंट स्टेनिंग ऑफ हिज टीथ. बिल्कुल करेक्ट है, ये होता है. बाकी आगे भी पढ़ते क्या बोला उन्होंने? इफ यू गिव टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क इट मे बी एब्जॉर्ब रेडली. सो ये गलत है ना, ऐसा कुछ काइनेटिक्स नहीं है. द मेडिकेशन शुड बी गिवन टू एडल्ट्स नॉट चिल्ड्रेन.
है ना, मतलब लेस देन 8 ईयर्स को नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम दे सकते हैं। सो ये भी गलत ही है, उन्होंने जस्ट चिल्ड्रन बोला है बट एज स्पेसिफाई नहीं किया है ना। सेकेंडरी इन्फेक्शंस ऑफ क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स। सो देखो बेसिकली ये टेट्रासाइक्लिन तो हम एज एंटीबायोटिक है तो हम ये दे सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो तो हम उसमें कल्चर के बाद हम दे सकते हैं। सो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, उन्होंने बोला पेरेंट टोल्ड द पब्लिक हेल्थ नर्स दैट हर 6-year-old चाइल्ड हैज बीन टेकिंग tetracycline for chronic skin condition. The parent asked if this could cause any problem for the child. What should the nurse explain to the parent? So वो यही explain करेगी कि giving tetracycline to our child younger than 8 years may cause permanent staining of his teeth. So आंसर क्या होगा, A is the correct answer. And also जो bone growth है उसको भी slow कर देगी, ठीक है। Next question, when evaluating the therapeutic response for a client receiving a heparin infusion, ठीक है, हेपेरिन इन्फ्यूजन है, विच लेबोरेटरी रिजल्ट शुड द नर्स मॉनिटर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि एक हमारा हेपेरिन होता है, एक हमारा वारफरिन होता है, ठीक है, एक हमारा वारफरिन होता है। हेपेरिन क्या करता है, जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है कोएगुलेशन का, जो कोएगुलेशन पाथवे का जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको एक अल्टर करता है। तो इसमें हम बेसिकली एपीटीटी मॉनिटर करते हैं, और वारफरिन किस पे एक्ट करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है, एंड इसमें हम पीटी एंड आईएनआर मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना। पीटी एंड आईएनआर मॉनिटर करते हैं, सीबीसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। सो एपीटीटी हम मॉनिटर करते हैं किसमें, हेपेरिन इन्फ्यूजन में। आईएनआर और पीटी कहाँ करेंगे, अगर पेशेंट वारफरिन ले रहा हो तो, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अ नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर अ क्लाइंट फॉर द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ MgSO4। सबको पता है जो प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में हम क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट जब हम देते हैं तो हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि इसका भी एक थेराप्यूटिक लेवल होता है। जैसे डिजॉक्सिन का एक थेराप्यूटिक लेवल होता है, वैसे मैग्नीशियम सल्फेट का भी थेराप्यूटिक लेवल होता है। वो कितना होता है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का होता है। दिस इज द नॉर्मल रेंज, ठीक है। अगर ये मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 अगर थेराप्यूटिक रेंज हो जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। मोर देन 7 पे क्या टॉक्सिसिटी होती है, सबसे पहला हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होगा, एब्सेंट होने स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट टॉक्सिसिटी, दिस इज द फर्स्ट टॉक्सिसिटी, है ना। इसलिए जो पेशेंट मैग्नीशियम सल्फेट पे होते हैं उनमें हमें थेराप्यूटिक रेंज भी देखते रहना होता है, उसके सीरम भी देखना होता है, प्लस हमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने होते हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टॉक्सिसिटी साइन, ठीक है। उसके बाद अगर ये मोर देन 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप अभी भी अगर आप मैनेज नहीं करोगे, अगर मोर देन 12 मोर देन 14 हो गया तो जो पेशेंट है वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट टॉक्सिसिटी हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, सेकेंड हमारा ये है, एंड थर्ड हमारा जो मोस्ट सीवियर आप बोल सकते हो, मोस्ट फैटल बोल सकते हो, वो हमारा मोर देन 12 मोर देन 14 कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है ना। सो इसने क्या बोला है, MgSO4 पे है तो आप क्या मॉनिटर करोगे, विजुअल ब्लरिंग, टेकिपनिया, एपिगेस्ट्रिक पेन। सो विजुअल ब्लरिंग और एपिगेस्ट्रिक पेन तो बेसिकली हमारा प्रीक्लैम्सिक क्लैम्सिया में होगा। सो दिस इज नॉट द लाइक, ये हमें MgSO4 में मॉनिटर नहीं करनी है। टेकिपनिया नो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यस, डी, क्योंकि अगर मोर देन 12 मोर देन 10 होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, डी। ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको प्री के टाइम भी जो मैंने आपको BTR पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये बताया था आपको। हाइपोक्सिया इज द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नियर ड्रोनिंग विक्टिम्स, ठीक है। जो विक्टिम्स ड्रॉन होते हैं उसमें हाइपोक्सिया तो होता ही होता है, सबको पता है। द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन्स इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर सबमर्जन इन वाटर इज द किडनी, ब्रेन, हार्ट और लंग्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सबको पता है कि अगर मोर देन 5 मिनट्स तक अगर ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन होगा। एंड इन हाइपोक्सिया कंडीशन में मतलब ब्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है फॉर ऑक्सीजन। तो ब्रेन को अगर ब्रेन सबसे पहले डिप्राइवमेंट होगा, लाइक ब्रेन को एकदम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ब्रेन कितना ज़्यादा एक्टिव होता है ना, ऑल द टाइम वो एक्टिव रहता है, तो ब्रेन को एकदम ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए। एंड लाइक 5 मिनट से ज़्यादा होगा तो ब्रेन के सेल क्या हो जाएंगे, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो डेथ होगा, जो डैमेज होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, बी, वेरी सिंपल। बाकी किडनी, हार्ट, लंग्स का तो हम बोल सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल है ना, बट जो हमारे ब्रेन होंगे वो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी। ये तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन डेक्सट्रान इज अ पेरेंटरल आयरन प्रिपरेशन, ठीक है।
मतलब आयरन डेक्सट्रान जो है पेरेंट्रल है, मतलब कि अदर देन इंट्रल, मतलब कि ओरल या नेजल के थ्रू नहीं देंगे हम, किसके थ्रू देंगे, पेरेंट्रल के थ्रू देंगे। बेसिकली कैसे देते हैं हम, इंट्रामस्कुलरली देते हैं। आयरन डेक्सट्रान कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलरली देते हैं, ठीक है। द नर्स शुड नो दैट इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर, गलत है बिल्कुल। मस्ट बी गिवन इन द एब्डोमेन, गलत है, क्योंकि आईएम का साइड आपको पता है, 4 साइड बेसिकली हमने पढ़ा है, डेल्टॉइड, वास्टस लेटरालिस, डोर्सोग्लूटियल एंड वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है ना। सो एब्डोमेन का तो कोई रोल ही नहीं है, सबक्यूटेनियस होता तो एब्डोमेन होता, तो सी भी गलत है। सी के वालों ने रिक्वायर्ड द यूज ऑफ जेट ट्रैक्ट मेथड। यस, हम आईएम जब इंजेक्शन देते हैं बेसिकली आयरन डेक्सट्रान जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है, सो जो इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं बेसिकली हम उसमें जेट ट्रैक टेक्निक फॉलो करते हैं। जेट ट्रैक टेक्निक में क्या होता है कि हम जब हम नीडल को इंसर्ट करते हैं तो हम जेट शेप का ऐसे प्रेस करते हैं, सो डेट जब हम मेडिसिन डालें पहले हम एस्पिरेट करते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, मतलब कि मसल में है वो, ब्लड नहीं आता तो हम इंजेक्शन को हम डालते हैं। तो जेट ट्रैक टेक्निक हम क्यों फॉलो करते हैं, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन द सराउंडिंग टिश्यूज, है ना, और बैकवर्ड फ्लो भी ना हो, ठीक है ना। सो लाइक प्रॉपर सील ऑफ मेडिकेशन के लिए हम जेट ट्रैक टेक्निक फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो शुड बी गिवन सबक्यूटेनियसली, बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हम आईएम देते हैं और आयरन डेक्सट्रान क्या है, इरिटेटिंग है, तो हम क्या करेंगे, जेट ट्रैक टेक्निक फॉलो करेंगे। बाकी तीनों ऑप्शंस क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है ना, देख कर ही डर लग जाएगा कि भाई ये क्या पूछ लिया है ना, इंसान ऐसे ही घबरा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने ईजी होता है। अ 56-year-old पेशेंट इज एडमिटेड टू द साइकियाट्रिक यूनिट इन अ स्टेट ऑफ टोटल डिस्पेयर, टोटल डिस्पेयर है, ठीक है, टोटल ही खराब हो रखा है। शी फील्स होपलेस एंड वर्थलेस, मतलब पूरी होपलेस है वो, पूरी वर्थलेस है। हैज अ फ्लैट अफेक्ट है एंड वेरी सैड अपीयरेंस, बहुत ज़्यादा ही दुखी है। एंड इज अनेबल टू फील प्लेजर फ्रॉम एनीथिंग, मतलब कि एनिडोनिया है, ठीक है। हर हस्बैंड हैज बीन असिस्टिंग हर एट होम विद द हाउस वर्क एंड कुकिंग, उसके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है ना, इट मीन्स। हाउएवर शी हैज नॉट बीन ईटिंग मच, मतलब कि जो ईटिंग पैटर्न है वो भी एक अल्टर्ड है। लाइज अराउंड और सिट्स इन अ चेयर मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ द डे वो ऐसी बस बैठी होती है, मतलब कि पूरा ही लाइक उसका जो डेली एक्टिविटीज है वो भी पूरा खराब हो रखा है। एंड इज बिकमिंग कन्फ्यूज एंड थिंक्स हर फैमिली डज नॉट वांट हर अराउंड एनी मोर, है ना। बल्कि देखो उसके हस्बैंड उस घर पे हाउस वर्क में कुकिंग में असिस्ट कर रहे हैं, स्टिल वो सोच रही कि मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, मेरी फैमिली, है ना, डज नॉट वांट हर अराउंड एनी मोर। इन असेसिंग द क्लाइंट द नर्स डिटरमाइंस दैट हर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट विथ ट्रांजिएंट डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, moderate डिप्रेशन और सिवियर डिप्रेशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिवियर डिप्रेशन। वेरी सिंपल है, देखो ट्रांजिएंट भी क्या होता है, ट्रांजिएंट मतलब कि एक टाइम के लिए होगा, मतलब कि कोई भी ऐसे स्ट्रेसर्स जब हमारी लाइफ में आता है, ट्रांजिएंट डिप्रेशन तो सब में देखने को मिलता है, लाइक वी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम में भी ट्रांजिएंट डिप्रेशन होता है। लाइक कुछ भी स्ट्रेसर्स जब आता है, लाइक सपोज हम एग्जाम में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम लाइक सैड रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे तो कुछ होगा नहीं, बट आफ्टर दैट हम वी फील गुड, है ना। सो ट्रांजिएंट डिप्रेशन सिंपल सिम्टम्स आते हैं, सिंपली हम सैड फील करते हैं जब कोई स्ट्रेसर आता है, एंड दिस इज फॉर सम टाइम, सो ट्रांजिएंट डिप्रेशन होगा। सो ये ट्रांजिएंट डिप्रेशन का तो बिल्कुल एग्जांपल नहीं है। सी लाइक वो ऑल द टाइम ऑल द डे वो वही फील करती है कि वो बिल्कुल होपलेस है, बिल्कुल वर्थलेस हो चुकी है, सो ये बिल्कुल गलत हो गया। माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड डिप्रेशन में कुछ सिम्टम्स होंगे, लाइक होपलेस वर्थलेस होगा, वर्थलेसनेस होगा, बट जो डेली एक्टिविटीज है ना उस पर उतना ज्यादा असर नहीं होता है, लाइक वो करेगी, इजिली कर पाएगी, बट यहाँ पे वो डेली जो एक्टिविटीज है, घर का काम, कुकिंग वगैरह, जो अपने अपने लिए जो करना, वो सब कुछ नहीं कर रही है, सो माइल्ड भी नहीं है। मॉडरेट में भी क्या होता है कि थोड़ा सा और सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सिम्टम्स और वर्स होता है, बट वो स्टिल घर की जो डेली एक्टिविटीज है, जो खुद का जो सेल्फ केयर है वो स्टिल कर पाती है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है, तो आंसर क्या होगा, सिवियर डिप्रेशन में होगा। देखो ट्रांजिएंट में क्या होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, माइल्ड सैडनेस आफ्टर अ स्ट्रेसर, दैट इज नॉर्मल, ठीक है ना। माइल्ड में क्या आता है, माइल्ड में सम सिम्टम्स होगा, मिनिमल फंक्शनल इम्पेयरमेंट होगा, मिनिमल होगा, ठीक है ना। मॉडरेट में क्या होगा, मोर सिम्टम्स होंगे, नोटिसेबल इम्पेयरमेंट होगा, बट सम फंक्शनिंग प्रिजर्व, कुछ फंक्शनिंग तो रहेगा, बट यहाँ पे तो वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रही है ना, बिल्कुल एक जगह ऐसे आराम से बेड पे लेटी रहती है, पूरे दिन यही सोचती है कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं बिल्कुल होपलेस हूँ, बिल्कुल वर्थलेस हूँ, उसको कुछ भी उसको दे दो, उसको प्लेजर फील नहीं हो रहा है, सो मॉडरेट भी नहीं है। सिवियर में क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि उसमें दिख रहा है आपको, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, उसमें एनिडोनिया
एनिडोनिया भी है, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस है, सब कुछ है ना। मेजर इम्पेयरमेंट होता है इन डेली एक्टिविटीज जो कि आपको दिख रहा है, एंड पॉसिबल साइकोटिक सिम्टम्स भी होता है जो भी इसमें है। देखो परवेजिव होपलेसनेस, वर्थलेसनेस है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सी फील्स होपलेस, वर्थलेसनेस, हैज अ फ्लैट इफेक्ट एंड वेरी सैड अपीयरेंस, है ना। एंड मार्क एनिडोनिया भी है, यस देखो, अनेबल टू फील प्लेजर फ्रॉम एनीथिंग, है ना। एंड साइकोमोटर रिटार्डेशन भी हो रखा है ना। देखो वो कुछ नहीं करना चाहिए। हाउएवर शी वाज नॉट बीइंग ईटिंग मच, देखो लाइज अराउंड और सिट्स इन अ चेयर मोस्ट ऑफ द डे, बस बैठी रहती है, कुछ नहीं करना चाहती है। इम्पेयर्ड कॉग्निशन, कंफ्यूजन एंड फिक्स नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ भी तो है कि उसके हस्बैंड मतलब उसके जो साथ वाले हैं, घर वाले हैं, उसके बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते, सो नेगेटिव बिलीफ है। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सिवियर डिप्रेशन का हो गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेडिकेशन डेट आर प्रिस्क्राइब फॉर अ मेल क्लाइंट, ठीक है, इज फ्यूरोसिमाइड, लेसिक्स 80 mg BD दिया जा रहा है। टू रिड्यूस द हाई टू रिड्यूस हिज रिस्क ऑफ फॉल्स, द नर्स वुड टीच हिम टू टेक दिस मेडिकेशन। देखो जो हमारा ये फ्यूरोसिमाइड है, मतलब लेसिक्स जो है ना, लूप डायूरेटिक्स जो बेसिकली हुआ, जितने भी डायूरेटिक्स है ना, बेसिकली जो डायूरेटिक्स है ना, वो हम बेड टाइम से जो पेशेंट सोने वाले होते हैं उससे हमें नॉट पेशेंट, मतलब जो भी डायूरेटिक्स लेगा उसको हम बोलते हैं 4 to 5 आवर्स पहले, सोने से पहले ये दवाई ले लेनी है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है डायूरेटिक्स लेसिक्स जैसे ही लेगा पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उसका पूरा स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। लेट्स सपोज उसने 8 बजे लिया मेडिसिन और 9 बजे सो गया, अब उसको इन बिटवीन नाइट उसको बार बार उठकर जाना पड़ेगा वॉशरूम टू यूरिनेट, है ना। एंड उससे क्या होगा, उसका जो स्लीप है वो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, एंड नाइट में मतलब रिस्क ऑफ फॉल भी हो सकता है ना। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, जो भी लेसिक्स लेते हैं, जो भी लूप डायूरेटिक्स जो पेशेंट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कि आपको 4 to 5 आवर्स बिफोर स्लीप लेने हैं, ठीक है ना। सो अगर BD मेडिकेशन है तो एक तो आप जैसे ही आप उठोगे तब ले लो, एंड दूसरा डोज आप 6 PM पे ले लो, एंड लाइक 10 बजे सोओगे तो 4 आवर्स पहले हो गया, है ना, तो उससे पहले आप यूरिन वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। सो ऑन अराइजिंग एंड नो लेटर देन 6 PM, ठीक है, एट इवनली स्पेस्ड इंटरवल सच एज 8 AM एंड 8 PM, सो नो, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 12 घंटे का गैप रखो, इज इट नॉट नेसेसरी, है ना। आप लाइक सुबह उठते ही ले लो एंड 6 PM से पहले पहले ले लो, है ना। 12 घंटे का गैप रखना इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि BD चल रहा है ना, तो 12 घंटे का गैप बाकी मेडिसिन में हम रखते हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा पहले दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इन नाइट अगर आपको जो स्लीप जो है डिस्टर्बेंस होगा, उससे बेटर है ना आप पहले ले लो मेडिसिन, ठीक है। विद एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर पर पिल, सो ये तो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 1 ग्लास ऑफ वाटर ही लेना आपको। विद ब्रेकफास्ट एंड एट बेड टाइम बिल्कुल ही गलत है। सो आंसर क्या होगा, ऑन अराइजिंग, जैसे वो सोकर उठेगा, एंड नो लेटर देन 6 PM, एंड 6 PM से पहले पहले, सो 10 बजे सोएगा तो 4 घंटे का गैप हो जाएगा, है ना। सो आंसर क्या होगा, ए होगा। अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर यूनिट on vaginal examination, the presenting part in a cephalic presentation was at station +2. स्टेशन +2 मीन्स दैट बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, मतलब ये तो सबको पता होगा स्टेशन। सो हम जो हमारा डिग्री ऑफ डिस्टेंस होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट का जो डिग्री ऑफ डिस्टेंस है, वो हम कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। कहाँ से? एट इस्चियल स्पाइन से, इस इस्चियल स्पाइन से हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। एंड वो जो है वो जो मेजरमेंट करते हैं वो 0 भी हो सकता है, 0 सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर माइनस में हो सकता है, -1 to -5 सेंटीमीटर हो सकता है, और एक हमारा +1 to +5 सेंटीमीटर हो सकता है। सो 0 सेंटीमीटर का मतलब कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पे है, इस्चियल स्पाइन पे है, इस्चियल स्पाइन पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0 सेंटीमीटर पे है, मतलब कि इस्चियल स्पाइन पे है, मतलब कि वो क्या हो गया, जो हेड है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जो हेड है वो क्या हो गया, इंगेज हो चुका है पहले इसमें, ठीक है। -1 to -5 मतलब कि इस्चियल स्पाइन से ऊपर होगा तो हम उसको माइनस में बोलेंगे, मतलब -1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर अबव द इस्चियल स्पाइन, -5 मतलब कि 5 सेंटीमीटर अबव द इस्चियल स्पाइन, मतलब कि अबव बताएगा, ठीक है। एंड प्लस मत बोले तो इस्चियल स्पाइन से नीचे, +1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर बिलो द इस्चियल स्पाइन, +2 मतलब कि 2 सेंटीमीटर बिलो द इस्चियल स्पाइन, +5 मतलब कि 5 सेंटीमीटर बिलो द इस्चियल स्पाइन, मतलब कि प्रॉपर क्रॉनिंग हो गई है। +5 का मतलब क्रॉनिंग हो गई है, क्रॉनिंग ऑफ हेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, +2 बोला है, तो +2 क्या होगा, और प्रेजेंटिंग पार्ट इज 2 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, तो ये क्या होगा, ये हमारा -2 बोल रही है, तो ये गलत हो गया। बाईपराइटल डायमीटर इज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, सो ये क्या है, बेसिकली 0 है,
ये भी गलत हो गया। प्रेजेंटिंग पार्ट इज 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट स्पाइन, ये हमारा बेसिकली क्या है +2 है, और +2 का पूछा है तो आंसर क्या होगा सी होगा। फिर भी हम डी पढ़ लेते हैं कि डी उन्होंने क्या बोला है, बाईप्राइटल डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर अबव द चेस्ट स्पाइन, तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, next question, the following medication were noted on review of the client's home medication profile, which of the medications would most likely potentiate or elevate the serum digoxin levels। तो देखो उन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि कौन सा इनमें से जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा जो ड्रग है वो सीरम डिजॉक्सिन लेवल को क्या करेगा, एलिवेट कर देगा। सो इज इट पोटेशियम क्लोराइड, तो सबको पता है कि हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया जो है, हाइपोकैलेमिया की वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, बट यहाँ पे तो हम पोटेशियम क्लोराइड और दे रहे हैं तो उसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। थायराइड एजेंट्स, तो थायराइड एजेंट्स का बेसिकली डिजॉक्सिन लेवल पे कोई वो नहीं है कि डिजॉक्सिन लेवल कम होगा या फिर ज्यादा होगा। यस, उसकी एफिशिएंसी जो उसका इफेक्टिवनेस है वो हम बोल सकते हैं कि कम होगा या ज्यादा होगा, बट सीरम डिजॉक्सिन लेवल पे उसका कोई फंक्शन नहीं है, सो ये भी गलत हो जाएगा। सी हमारा क्यूनिडीन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्यूनिडीन, और अगर डिजॉक्सिन, अगर कोई पेशेंट क्यूनिडीन भी ले रहा है और डिजॉक्सिन भी ले रहा है तो क्या होगा कि डिजॉक्सिन का लेवल डबल समटाइम ट्रिपल भी हो सकता है बॉडी में उसका जो लेवल है। क्यों? क्योंकि क्यूनिडिन क्या करता है, इनहिबिट करता है डिजॉक्सिन को एलिमिनेशन, डिजॉक्सिन जो एलिमिनेट हो रहा है हमारी बॉडी से, जो एक्सक्रीट होगा थ्रू यूरिन या फिर थ्रू बिलियरी सिस्टम, वो इसको इनहिबिट कर देता है। कौन? क्यूनिडिन। ठीक है ना। सो क्यूनिडिन अगर पेशेंट ले रहे हैं वो डिजॉक्सिन पे भी है तो क्या हो सकता है कि डिजॉक्सिन जो है वो मल्टीपल लाइक डबल और ट्रिपल भी हो सकता है डिजॉक्सिन का लेवल, सीरम डिजॉक्सिन का लेवल इन द बॉडी। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। बट डी क्या उन्होंने बोला? थियोफाइलिन। थियोफाइलिन का भी ऐसा सच कुछ रोल नहीं है कि उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने में। ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा? सी। क्यूनिडिन अगर पेशेंट ले रहा है और सीरम डिजॉक्सिन ले रहा है तो ऑफकोर्स सीरम डिजॉक्सिन लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। ठीक है। सो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट विथ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। मतलब ना ये नॉर्सेट 5 मेंस में ये आ रखा था। मतलब नॉर्सेट 5 में ना बहुत सारे एमसीक्यू फार्मा से रिलेटेड आए थे, तो कभी इस तरीके से आ जाता है, मतलब कि कोई कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं है। जैसे नॉर्सेट प्री में भी आपने देखा ओबीजी एमएसएन से कितना ज्यादा एमसीक्यू आ रखा था, F1 से थोड़ा कम पूछा था। तो आप ये चीज़ नॉर्सेट मेंस में अप्लाई नहीं कर सकते हो कि मे बी नॉर्सेट मेंस में भी यही होगा कि एमएसएन और ओबीजी से ज़्यादा आ जाएगा, F1 से कम आएगा। हो सकता है कि F1 से ज़्यादा आ जाए। और बेसिकली F1 और एमएसएन तो दोनों साथ साथ में पूछते हैं ना, तो आपको कुछ बोल नहीं सकते। F1 और एमएसएन दोनों को कंबाइन करके पूछा जाता है, तो एमएसएन भी ज़्यादा पूछ सकते हैं, F1 भी ज़्यादा पूछ सकते हैं, ओबीजी भी ज़्यादा पूछ सकते हैं, CHN भी ज़्यादा पूछ सकते हैं। एनीथिंग, मतलब एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है, कुछ भी ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हुए नहीं चलना है, सबको आपको प्रॉपर वेटेज देना है, सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। सो उन्होंने बेसिकली क्या पूछा है कि जो पेशेंट है वो किसका है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का है, तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। सो देखो आप सबको पता है जो हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो सेप्टम है वो थिक हो जाता है। ठीक है ना। सेप्टम थिक हो जाता है तो इसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ना। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ऐसे नेम सजेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, सेप्टम क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। सो जो हमारा जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अगर आपने वो दे दिया, क्या बोलते हैं, अगर आपने जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, जिससे हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, अगर आप हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जितना ज़्यादा आप हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, उसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो जो ट्रैक्ट है वो और ज़्यादा नैरो हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सो इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो पेशेंट होते हैं उसमें हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमें ज़्यादा नहीं करना होता, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करोगे उसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो जो ट्रैक्ट है वो और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सो लेफ्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी की हमें उतना नहीं करना होता है। सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कौन करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स जो होते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोब्यूटामिन, डोपामीन है ना, डिजॉक्सिन, ये सारे क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स ड्रग्स है। ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो ये सारे ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट में। ठीक है ना। सो ये हमारा इसका आंसर था ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये कुछ एमसीक्यू हमने सॉल्व किया। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं FON का एक BTR करा दूँ, एक BTR समथिंग बुरी तरह रटो, जो कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूँ एक क्लासेस में, सो डैट आपको एक
बार रिवाइज हो जाए, है ना, जस्ट थ्रू गो थ्रू आउट हो जाना तो एक रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।